हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो आज हम लोग यूपी SSC के थ्रू जो पेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो हमारा भारतीय इतिहास है उसमें भारतीय इतिहास में कुल 13 चैप्टर दिए हुए हैं। इन 13 चैप्टरों से 5 नंबर का हमारे पेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम जो पहला चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता टॉपिक के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता, पहला पॉइंट दिया है पाकिस्तानी पंजाब स्थित हड़प्पा में प्राप्त कांस्य युगीन नगरी संस्कृति महान खोज थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो महान उत्खनन और अन्वेषक हुए हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। मोहर के ऊपर वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा। बाद में सन 1921 ईस्वी में जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की तब इसकी संभावनाओं की चर्चा होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है एक अन्य इतिहासकार राखालदास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदाड़ो की खुदाई की। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है, अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधव सभ्यता पड़ गया। अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक है। तो पूर्वी सीमा में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक सीमित है, उत्तरी सीमा में मांडा जम्मू कश्मीर तक सीमित है तथा सुतांगेडोर बलूचिस्तान जो कि पश्चिमी सीमा तक स्थित है। इसका दक्षिण में हमारा जो है दैमाबाद महाराष्ट्र तक के सीमित है। ये हमारी हो गई भौगोलिक स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम तक था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब इसका काल निर्धारण देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण कब से कब तक की माना गया है। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। उसके बाद दिया है जो हमारे जो विद्वान हैं उनके अकॉर्डिंग जो उनकी निर्धारण तिथि थी, तो उनके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या क्या डेट थी। जॉन मार्शल हैं, इनके अनुसार था कि 3250 से 2700 ईसा पूर्व है। अर्नेस्ट मैक के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व है। माधव स्वरूप वैश्य के अकॉर्डिंग है 3500 से 2700 ईसा पूर्व है। सीजे गैड के अकॉर्डिंग है 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। मार्टिमर व्हीलर के अकॉर्डिंग है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। ये इसका काल निर्धारण इन लोगों ने माना था। उसके बाद है फेयर सर्विस के अनुसार है 2000 से 1500 ईसा पूर्व था। नए आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्ष तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक के मध्य अपने परिपक्व अवस्था में थी। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन में प्राप्त मानव कंकाल है। नेक्स्ट पॉइंट है साक्ष्य से पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो की संख्या एक मिश्रित प्रजाति थी। तो क्या पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो की जो जनसंख्या थी वो मिश्रित प्रजाति थी, जिसमें कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियां थी और ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सी प्रजातियां थी। तो पहली थी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, दूसरी थी भूमध्य सागरी, तीसरी थी अल्पलाइन, चौथी थी मंगोलियाड। अब हमारा नेक्स्ट दिया है कि जो हमारे विद्वान थे, मतलब बहुत सारे विद्वान थे, उनके मत के अनुसार कौन कौन सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन कौन हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार है कि आर्य जो थे सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। गार्डन चाइल्ड के अनुसार था सुमेरियन। व्हीलर के अनुसार है दास एवं दस्यु। राखालदास बनर्जी के अनुसार है द्रविड़ थे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के निर्माता को द्रविड़, ब्राह्मी, सुमेरियन, नृत्य, बहिक, असुर, दारू, आर्य प्रजातियों से संबंधित बताया गया है, किंतु अधिकतर विद्वान
प्राप्त साक्ष्य के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं। तो एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन हो गए, ये द्रविड़ हो गए। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया अब तक की। और फिर इसके बाद और क्वेश्चन क्या बनेगा कि वो जो मोहनजोदाड़ो की जनसंख्या कैसी थी। ठीक है, वो मिश्रित थी, मिश्रित जनसंख्या। ठीक, मिश्रित जनसंख्या थी, इसमें 4 प्रजातियाँ थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बन गया, 2 क्वेश्चन और हैं कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने की थी। ठीक है, ये सब लोग कमेंट में लिखिएगा मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने की थी। ठीक है, वैसे तो राखालदास बनर्जी ने की थी, लेकिन फिर भी बताइएगा कमेंट में करके। उसके बाद में है कि हड़प्पा की खुदाई किसने की थी। तो हड़प्पा की खुदाई किसने की थी ये कमेंट में करिए, बताइएगा, और कब की थी ये भी बताइएगा कि हड़प्पा की खुदाई किसने की थी और कौन से सन में की थी। ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो इस सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। अफगानिस्तान में मुंडी गाक, सोर्तघोई जैसी 2 हड़प्पाई बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि जो 2 हड़प्पाई बस्तियां जो अफगानिस्तान में हैं उनके नाम क्या है। तो एक हो गया मुंडी गाक, दूसरी हो गई सोर्तघोई। ये हमारी 2 हड़प्पाई बस्तियां हैं जो अफगानिस्तान में उनके साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर के दक्षिण तक 1400 किलोमीटर तक है। सिंधु सभ्यता के अब प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से। तो पहला है बलूचिस्तान। दक्षिण बलूचिस्तान में सिंधु सभ्यता के कई पुरातन स्थल स्थित है, जिसमें महत्वपूर्ण मकरान तट है। वैसे दक्षिणी बलूचिस्तान में सिंधु सभ्यता के कई पुरातन स्थित हैं, लेकिन जो हमारा मकरान है सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब पूछ देगा कि मकरान है जो कहाँ पे स्थित है, तो बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, वो भी दक्षिणी बलूचिस्तान में। नेक्स्ट पॉइंट है मकरान तट प्रदेश में मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल महत्वपूर्ण है। अब ये इम्पॉर्टेंट है। सुतांगेन डोर है, ये दास्क नदी के मुहाने पर स्थित है। सुतका को है, ये शादीको नदी के मुहाने पर स्थित है। तीसरा है बालाकोट, ये है जो विंध्या नदी के मुहाने पर स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है उत्तरी पश्चिमी सीमांत। तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट दिया, यहाँ कारी सामग्री गोमल घाटी में केंद्रित प्रतीत होती है, जो अफगानिस्तान जाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, दूसरा है गुमला जैसे स्थलों पर सिंधु पूर्व सभ्यता के निक्षेपों के ऊपर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सिंधु। सिंधु भी इसमें मोहनजोदाड़ो, चुनूदड़ो, जोदाड़ो, आमीरी, कोटदीजी, अलीमुराद, रहमान ढेरी, राना गुंडई इत्यादि क्षेत्र आते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है बहावलपुर। ठीक है, बहावलपुर में क्या है, यहाँ के स्थल सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित है। ठीक है, इस मार्ग का नाम हकारा है। अब मार्ग का नाम पूछ सकता है हकारा। इस स्थल का नाम कुंडवाला घेर है, जो प्रकृतः बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में यहाँ के स्थल बहावलपुर के स्थलों के निरंतर क्रम में है, जो प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे हुए मार्ग पर स्थित है। इस क्षेत्र में सरस्वती नदी को घग्गर कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है जो हड़प्पा सभ्यता मतलब या सिंधु सभ्यता से संबंधित है, ये हमारा कालीबंगा हो गया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा का महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता स्थल हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, हिसार जिले में महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता का स्थल स्थित है, बानावली है। ठीक है, कौन है, बानावली। इसके अतिरिक्त मिथातल, बनावली, राखीगढ़ी तथा बालू नामक स्थलों का भी उत्खनन किया जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब में इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थल रोपड़ हैं। हाल ही में चंडीगढ़ में भी हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त
कोटलिंग, चक 86, ढेर माजरा आदि पुरा स्थलों से सिंधु सभ्यता से संबंध पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अब पूर्वी पंजाब में कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये रोपड़ होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा कि रोपड़ कहाँ पर स्थित है, ये पूर्वी पंजाब में स्थित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है गुजरात। गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र तथा गुजरात के मैदानी भागों में सिंधु 22 पुरा स्थल हैं, जिसमें 14 कच्छ क्षेत्र में शेष अन्य भागों में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात में पाए गए प्रमुख स्थलों में रंगपुर, रोथल, पाडरी, प्रभारू, पाटन, रोजदी, भगवतराव, सुरकोटरा, नागेसर, कुंतासी तथा धोलावीरा स्थित है। अब गुजरात वाले में सबसे इम्पोर्टेंट ये धोलावीरा है अभी तक का, ठीक है। तो धोलावीरा भी याद रखिएगा कि धोलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ पड़ता है, ये हमारा गुजरात में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्थल महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में पहला है महाराष्ट्र के दायमाबाद नामक पुरातन स्थल से मिट्टी के कुछ ठीकरे प्राप्त हुए, जिन पर चिर परिचय सिंधु लिपि में कुछ लिखा मिला। नेक्स्ट पॉइंट है किंतु पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सिंधु सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ताम्र मूर्तियों का एक साक्ष्य जिससे प्रायः हड़प्पा संस्कृति से संबंध किया जाता है वह महाराष्ट्र के दायमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया ताम्र मूर्ति, ये जो कि महाराष्ट्र से मिली है। उसके बाद है जो हमारे जो स्थल हैं उसके उत्खनन करता कौन है और स्थल की स्थिति क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो हड़प्पा है, हड़प्पा की उत्खनन करता दयाराम साहनी है। स्थिति कहाँ है, मतलब हड़प्पा है ये कहाँ स्थित है, ये मोंटोगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो ये राखालदास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी, ये सिंध के लरकाना जिले पाकिस्तान में स्थित है। सुतांगेडोर है ये RL स्टाइन ने इसकी खोज की थी, मतलब उत्खनन करता था, खुदाई की थी, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है चन्हूदड़ो। तो चन्हूदड़ो की खुदाई किसने की थी, MG मजूमदार, ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। फिर रंगपुर की माधव स्वरूप वत्स ने की थी, ये अहमदाबाद काठियावाड़ भारत में स्थित है। कोटदीजी है धुर्रे ने की थी, सिंध पाकिस्तान में है। रोपड़ है YD शर्मा ने की थी, पंजाब भारत में स्थित है। कालीबंगा है अमलानंद घोष ने की थी, ये गंगानगर राजस्थान में स्थित है। लोथल है ये SR राव है जो इन्होंने इसकी उत्खनन करता है, ये अहमदाबाद काठियावाड़ में स्थित है। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से उत्खनन करता है, उन्होंने किस स्थल की खुदाई की थी और ये स्थल कहाँ स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की उत्खनन करता था यज्ञदत्त शर्मा और ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सुरकोटरा है ये जगपत जोशी ने की थी, ये कच्छ गुजरात में स्थित है। बनावली है इसकी वह खुदाई है जो RS बिष्ट ने की थी, ये हिसार हरियाणा में है। धौलावीरा की RS बिष्ट ने की थी, ये कच्छ रन में है जो कि गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी है रफ़ीक मुगल ने की थी, हरियाणा में स्थित है। दायमाबाद की अहमदानगर महाराष्ट्र में है और दैसलपुर है जो कच्छ गुजरात में स्थित है। ये सारे पढ़ लीजिएगा, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु स्थलों से प्राप्त साक्ष्य एवं वस्तुएं। इसका मतलब है जो खुदाई करते समय जो भी हमें साक्ष्य वस्तुएं मिली हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन सी वस्तु कहाँ से मिली है और क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हड़प्पा की खुदाई थी उससे हमको क्या क्या मिला है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिससे समाधि आज 37 नाम दिया गया है। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष, स्वास्तिक, सीपी, पैमाने आदि मिले हैं। तो ये हड़प्पा से देख लेना, हड़प्पा के जो भी हड़प्पा में मिले हैं ये देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। पहला है मोहनजोदाड़ो का सिंधी में शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये पूछ लेता है कि मोहनजोदाड़ो का
शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। या तो फिर डायरेक्ट एग्जाम में दिया जाता है मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदाड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदाड़ो के पश्चिमी भाग में स्तूप का अवशेष प्राप्त हुआ है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अवशेष में बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांस की नर्तकी की मूर्ति, राजमुद्रा, योगी की मूर्ति, सूती कपड़ा, घोड़े के दांत, मिट्टी का तराजू, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष आदि ये मिले हैं। तो जितना इसमें दिया है उतने याद कर लेना, इसमें से हो सकता है कि पूछ ले। उसके बाद है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं ये देखेंगे। पहला है इस स्थान से हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। यह स्थान मनके, सीप, अस्थि, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद नेक्स्ट है चन्हूदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ वृत्ताकार ईंटें मिली हैं। केवल ये एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ पे वृत्ताकार ईंटें मिली हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जो थोड़ा अलग सा लगे उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसको एक कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से प्राप्त अन्य कुछ प्रमुख अवशेष में से प्रमुख है कुत्ते बिल्ली का पीछा करते पद चिन्ह मिले हैं, अलंकृत हाथी का घा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी इत्यादि मिले हैं ये हमारे चन्हूदड़ो से। उसके बाद नेक्स्ट लोथल। लोथल से क्या क्या मिला है? लोथल सागर तट पर स्थित पश्चिमी एशिया से अपार एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, अब याद रखिएगा लोथल एक क्या था? एक बंदरगाह था। तो बंदरगाह पे क्या क्या मिलेंगी चीज़ें? देखिए लोथल से प्राप्त अवशेषों में से जहाज़ों की गोदी, डाक यार्ड, धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघुमर्ण मूर्ति, धान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, दिशा मापक यंत्र, 3 युगल समाधियाँ, अग्निदेवी के साक्ष्य इत्यादि। तो अभी देख लो, अगर ऐसे कुछ है जैसे जहाज से संबंधित कुछ है, ठीक है, अब मोहर वाला है कि फारस की मोहर, ठीक है, अब मनका उद्योग वाला, तो ये सारे देखो बंदरगाह पे क्या होता है? व्यापार होता है। तो जहाँ पे व्यापार होगा तो वहाँ पे, अब लोथल एक बंदरगाह था तो बंदरगाह से हमेशा समुद्री मार्ग वो होता है ना, आयात निर्यात, तो वहाँ पे जहाज भी मिलेंगे, मोहर भी मिलेगी और ये दिशा मापक यंत्र भी मिलेंगी। तो एक तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। बाकी कुछ कुछ चीज़ें एकदम अलग हैं कि मोहर तो हर जगह कहीं कहीं और भी जगह खुदाई में मिली है, तो आप याद कर लीजिएगा, एक आइडिया के लिए बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा में पहला है कालीबंगा से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कालीबंगा में किए गए उत्खननों से हड़प्पाकालीन संस्कृति युग के 5 स्तरों का पता चलता है। अब यहाँ से एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, कालीबंगा में किए गए उत्खननों से हड़प्पाकालीन संस्कृति युग के 5 स्तरों का पता चलता है। तो ये पूछेगा 5 स्तरों का पता कहाँ से पता चलता है? तो कालीबंगा का जब उत्खनन किया गया था वहाँ से हड़प्पाकालीन जो संस्कृति है उसके 5 स्तरों का पता चला है। उसके बाद इसके प्रमुख अवशेष क्या कहते हैं? कालीबंगा में आयताकार 7 अग्नि देवी वेदिकाएँ मिली थी, जुते हुए खेत के साक्ष्य थे, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ थी, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, बेलनाकार मोहरें, ईंटों से निर्मित चबूतरे, अग्निकुंड शल्यक्रिया, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ तथा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो मोहर हैं इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक स्थल पे मोहर मिली ही ना मिली है। कहीं पे फारस की मोहर मिली है, ठीक है, कहीं पे बेलनाकार मोहर मिली है, ऐसे ही सारा अपना देख लीजिएगा एक बार मोहर वाला। उसके बाद नेक्स्ट है बनावली। बनावली से मिला है, बनावली में भी कालीबंगा की तरह 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं प्राक हड़प्पा तथा हड़प्पाकालीन के दर्शन होते हैं। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेष हैं हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, तांबे के बाणगृह, तिल, सरसों का ढेर, सेलखड़ी एवं पकी हुई मिट्टी की मोहर। ठीक है, अब यहाँ पे बनावली में पकाई हुई मिट्टी की मोहर मिली है। उसके बाद है सुरकोटदा। सुरकोटदा से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? सुरकोटदा से मिला है, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं जो किसी भी अन्य हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई हैं।
ठीक है, और यहाँ पे एक विशेष प्रकार की कब्रगाह भी पाया गया है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ देगा कि घोड़ा की अस्थियाँ किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है, तो ये होगा सुरकोटदा। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। जो एकदम अलग से लिखा हो केवल मिली हैं, केवल यहीं प्राप्त हुए, वे जरूर पढ़ लेना। उसके बाद देखेंगे जो प्रमुख स्थल मिले हैं वो किस नदी पे स्थित हैं, क्योंकि ये जो भी स्थल थे वहाँ पे पहले लोग नदी पे ही निर्भर रहते थे, क्योंकि उनको खेती करना होता था, खाने पानी पीने का पानी जो भी चीज़ें होती थी सारी पानी के लिए ही रहती थी, इसलिए जो भी स्थल थे मोस्टली नदी के किनारे स्थित थे। तो पहला है हड़प्पा है जो रावी नदी पे स्थित था, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पे, चन्हूदड़ो है सिंधु नदी पे, मांडा है जो चिनाब नदी पे है, कालीबंगा है ये घग्गर नदी पे है, लोथल है ये भोगना नदी पे स्थित है। और आगे देख उसके बाद है रंगपुर है जो मादा नदी पर है, रोपड़ है सतलज नदी पे, बनावली है जो सरस्वती नदी पे है, और यही जब सरस्वती नदी है जो बनावली में उधर राजस्थान में बहती है तो उसको घग्गर नदी भी कहा जाता है। आलमगीरपुर है ये हिंडन में स्थित है, और सुतांगे डोर है ये दास्क नदी पे स्थित है। उसके बाद है हड़प्पा काल में विदेशी व्यापार, जो आयातित वस्तुएं थी हड़प्पा काल में और कौन से प्रदेश से होती थी ये दिया हुआ है। तांबा कहाँ से होता था, खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, ओमान से होता था तांबा। चांदी है जो अफ़गानिस्तान और ईरान से था। सोना कर्नाटक से था। टिन है अफ़गानिस्तान और ईरान से था। और गोमेद था ये सौराष्ट्र से स्थित था, सौराष्ट्र से आयात होता था। और लार्जवद मणि है जो ये मेसोपोटामिया से आयात होती थी। सीसा है ईरान से आयात होता था। हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेडीवाल तथा धौलावीरा हैं। ठीक है, तो ये 4 विशालतम नगर कौन से हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, गनेडीवाल हो गया, धौलावीरा हो गया, ये चारों भी याद कर लेना। और धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। ठीक है, तो पूछ लेगा 7 सांस्कृतिक चरणों में किसका बांटा गया, तो ये धौलावीरा को बांटा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने का प्रथा विद्यमान थी। ये भी पूछ देगा कि हड़प्पा में जो शव थे उनको क्या करते थे, दफनाते थे, तथा मोहनजोदाड़ो में जलाते थे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ये पूछेंगे कि नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, ये ग्रिड पद्धति अपनाई थी सिंधु सभ्यता के लोगों ने। घरों के दरवाजे और खिड़कियां हैं जो सड़क की ओर ना खुल के पिछवाड़े की ओर खुलती थी, मतलब पीछे की ओर खुलती थी। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अब ये भी जब जहाँ पे केवल लिखा हो तो ये पढ़ लेना कि कहाँ से कहाँ तक है जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था जबकि धौलावीरा में 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा में जो प्रत्येक नगर था 2 भागों में विभाजित था और धौलावीरा में 3 भागों में विभाजित था। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक सेलखड़ी से निर्मित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। आगे देखेंगे मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अर्थ सिंधु सभ्यता से ही है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता में किसी मंदिर समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी मंदिर समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आंशिक समाधान हड़प्पा, कलश समाधान मोहनजोदाड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिले हैं।
नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक शिल्प 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्तियाँ मिली हैं। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस तथा 2 हिरण विराजमान है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कुंतासी, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी हैं। ठीक है, विशालतम पूछ देगा कौन कौन सी वो विशालतम हड़प्पाकालीन बस्तियाँ हैं, तो कुंतासी हो गया, धौलावीरा हो गया और राखीगढ़ी हो गया, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है पिग्गड़ महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। नेक्स्ट है शिव पूजा एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट है सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदाड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जाति में से हुआ था। नेक्स्ट है मिट्टी की मूर्तियाँ सबसे अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये इम्पॉर्टेंट है, हड़प्पाई लिपि कैसी थी और किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी, तो ये चित्रात्मक थी और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अब सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, अलग अलग विद्वानों के अनुसार उनके कारण जानेंगे। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार है बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया होगा। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक के अनुसार है बाढ़। R.L. स्टाइन एवं अमलानंद घोष के अकॉर्डिंग जलवायु परिवर्तन। M.R. साहनी के अनुसार है भूतात्विक परिवर्तन। K.U.R. कैनेडी के अनुसार है प्राकृतिक आपदा। जॉन मार्शल के अनुसार है प्रशासनिक शिथिलता। जो लास्ट में ये वाले क्वेश्चन दिए हैं, जैसे अब इसमें पतन के कारण तो नहीं पूछता है, सच कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट में है ये दिए थे वन लाइनर वाले। सिंधु सभ्यता के लोग ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक थी, ये वाले सारे पढ़ लेना। ये सारे जितने भी पॉइंट कराए हैं लास्ट में ये सारे के सारे पढ़ लेना, ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये वाले सारे इतने इसमें से पूछा जाएगा और इधर भी जो भी थे ये सारे ये पढ़ लेना। बाकी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और कल हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। थैंक यू।